I am Dr. Vinod Kumar. I will discuss in video 5 the multiple choice question in the subject of international business. So the question paper for these questions is of October 2020, means the 17 अक्टूबर 2020 NTA द्वारा कॉमर्स विषय की शिफ्ट 1 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें से ये इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस कंसीडर किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है that is, which of the following are the possible negative impacts of FDI on domestic firms in host countries? ओके, तो बेसिकली 4 पॉइंट्स दिए गए हैं: मार्केट मोनोपोली, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, इंक्रीज्ड कंपटीशन, प्रॉफिट आउटफ्लो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज दे क्रिएट मार्केट मोनोपोली इन होस्ट कंट्रीज मार्केट। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, होस्ट कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी को लेके ज़्यादातर डिपेंडेंस एमएनसीज के ऊपर रहती है। और तीसरा क्या होता है कि जब होस्ट कंट्रीज़ की मार्केट से प्रॉफिट कमाकर मल्टीनेशनल कंपनीज वापस अपने देश में उसको ले जाते हैं, जिसको रीपैट्रिएशन बोलते हैं, प्रॉफिट आउटफ्लो फ्रॉम होस्ट कंट्री टू होम कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें हमने इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि एफडीआई क्रिएट्स इंक्रीज्ड कंपटीशन बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनीज। ओके, तो इसके बाद जो है सबसे पहले आपको पता है कि एफडीआई इज़ द इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो बेसिकली देखिए, ट्रेड मोड होता है, फिर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड रहता है, और लास्ट का रहता है इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड। ओके भाई, किन किन मोड से एक फ़ॉरेन कंपनी होस्ट कंट्रीज़ के बाज़ार में एंटर कर सकती है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मोड में आपका बेसिकली 2 तरह का इन्वेस्टमेंट रहता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट मोड है इसको हम एफडीआई मोड बोलते हैं। ओके, तो एक आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, सेकंड आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अगर इन दोनों को आप मर्ज कर देते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट प्लस मर्जर एंड एक्विजिशंस, वी कॉल इट ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जीरो से कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाती है तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी ग्रेटर नोएडा में एक नया एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, तो जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है या लगेगा, तो ये सारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक जीरो से एक प्रोजेक्ट को हम खड़ा कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन ए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर का केस भी हो सकता है और एक्विजिशन का भी हो सकता है। और दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, ग्रीन फील्ड प्लस मर्जर एंड एक्विजिशन, तो इसको हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा मीनिंग एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनरशिप देती है किसको? इन्वेस्टर्स को। ओके, तो कंप्लीट ओनरशिप और कंट्रोल ऑन द होस्ट कंट्रीज फर्म इज इन द हैंड्स ऑफ एफडीआई इन्वेस्टर। ओके, जैसे सुजुकी कॉरपोरेशन, ये जापान की कंपनी है, तो इस सुजुकी कॉरपोरेशन ने पहले 1980s के दशक में इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मारुति सुजुकी लिमिटेड एक फर्म की स्थापना की। ओके, तो सुजुकी के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दैट इज़ द एफडीआई इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं एफडीआई के। तो सबसे पहला जो है मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एफडीआई, मार्केट मोनोपोली, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, क्राउडिंग आउट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, प्रॉफिट आउटफ्लो, करप्शन और नेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट मोनोपोली का मीन क्या है कि जो विदेशी जो फर्म है, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी, वो होस्ट कंट्री की मार्केट में काफ़ी सेक्टर्स में उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, फाइनेंशियल पावर जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पावर होती है, उसका फर्म का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो बिकॉज ऑफ लार्ज फर्म साइज़
बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इन फैक्टर की वजह से होस्ट कंट्रीज़ की मार्केट में उसका एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है और द कंपनी बिकम्स ए सिंगल सेलर इन दी होस्ट कंट्रीज मार्केट। ओके। दूसरा है क्राउडिंग आउट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट का मतलब है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है एफडीआई के थ्रू होस्ट कंट्रीज़ के मार्केट में नई डोमेस्टिक फर्म्स की एंट्री को रोक देती है। ओके। कि नए डोमेस्टिक प्लेयर जो है फॉरेन कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट में जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और जो एफडीआई के थ्रू होस्ट कंट्रीज़ में पैसा लगाती हैं, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपनीज होती हैं। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करती हैं और लेबर का कम यूज करती हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड विद मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेस यूज ऑफ मैन पावर। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑटोमेशन को जन्म देता है। एफडीआई जो है वो ऑटोमेशन क्रिएट करता है। तो ऑटोमेशन में रोबोट्स और मशीन्स और कंप्यूटर्स का ज़्यादा यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ मैन पावर या लेबर। ओके। सो लेबर जो इनपुट है वो कम से कम यूज करती है, तो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। तो होस्ट कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। होस्ट कंट्रीज़ की जो फर्म्स हैं वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर निर्भर हो जाती है। ओके। तो ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करती। ओके। तो ना तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है ना ही टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को लेके होस्ट कंट्रीज़ की डोमेस्टिक फर्म्स की डिपेंडेंस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर हो जाती है। प्रॉफिट आउटफ्लो, होस्ट कंट्रीज़ की बाज़ारों से जो भी प्रॉफिट कमा जाता है उसको वापस अपने देश में कंपनी लेके चली जाती है। तो वी कॉल इट रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके। जैसे सुजुकी अगर इंडिया से जो प्रॉफिट कमाती है उसको वापस अगर अपने जापान में उसको ले जाती है, टोयोटा इंडिया से प्रॉफिट कमा के वापस जापान में रीपैट्रिएट कर लेती है, तो या उसको ट्रांसफ़र कर लेती है, तो दिस इज़ प्रॉफिट आउटफ्लो। करप्शन, ये जो हो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और ये जो एफडीआई जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे ऑफन ब्राइब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन दी होस्ट कंट्रीज़। ओके। ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ मिलकर ये अपने फेवर में डिसीजन करवा लेते हैं। तो इसलिए ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो प्रेजेंस जो है कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके। तो जो डिफेंस का सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, तो इसको लेके ये दीज आर द सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ ए होस्ट कंट्री। तो इन सेक्टर्स में जब एफडीआई इन्वेस्टर्स का जो है ग्रेटर इंटरफेरेंस होता है, ग्रेटर कंट्रोलिंग पावर रहती है, तो इससे एक नेशनल जो है सुरक्षा को या सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है। ओके। सो दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। ओके। ऑथर्स ऑफ ट्रेड थ्योरीज आर गिवन। फर्स्ट वन इज़ द स्टाफन बी लिंडेर। ओके। तो स्टाफिन बी लिंडर या लिंडेर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, तो ये जो थ्योरी है दैट इज़ नोन एज कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। ओके। इसको कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी के साथ रेमंड वर्नन का आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, दिस इज़ द एंड हेक्सैकर ओहलिन का दिस इज़ द फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी एंड एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ओके। अगर इनका ओरिजन फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट या फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट थ्योरी को अगर ओरिजन देखना है तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसके बाद आपका आएगा फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के बाद आपका आएगा दिस इज़ द कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी एंड कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी के बाद आपका आएगा इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ओके। सो these are the various theories. Okay. So next is product life cycle theory is given by Raymond Vernon and country similarity theory is given by Stephen B. Linder, absolute advantage given by Adam Smith and factor proportion theory is given by economics Hexacker and Bertil Ohlin. Okay. So thank you all of you. Meet you next video with another questions. Thank you.